The terror begins again. ये गीत आजादी आजादी जो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाया हुआ है, ये गीत सबसे पहले इसका सार्थक और सटीक उपयोग 1993 में पदचीन कबीर सांस्कृतिक यात्रा जो इप्टा ने आयोजित की थी बनारस से मगहर तक, जिसका नेतृत्व कैफी आजमी, मुद्रा राक्षस जैसे लोग कर रहे थे। उस यात्रा में अप्रैल 1993 को सवेरे 5 बजे, जब रात को 2 बजे तक कार्यक्रम करने के बाद हम लोग देवी जागरण के जय माता दी के गानों से सो नहीं पाए थे। सुबह 5 बजे मैं आंख मलते हुए उठा और मैंने देखा कि रवि नागर हारमोनियम पर अपना रियाज कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा मजाक में और खींचते हुए कहा कि रात भर जय माता दी ने सोने नहीं दिया और सवेरे हमारे ये संगीतज्ञ महोदय इन्होंने जगा दिया। मैं जब तक तैयार होता तब तक रवि नागर हारमोनियम पर उसकी उंगलियां तैराते हुए उसने इस अमर गीत की रचना कर ली थी, आज़ादी आज़ादी। और जब मैं लौटा तो उसने मुझे बुलाया, सुनिए। और मैंने सुना जय माता दी के जवाब में आज़ादी आज़ादी। और वो गीत वहाँ तमाम सांप्रदायिकता, पुनरुत्थानवाद जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद ये यात्रा निकली थी, जिसमें कैफी आजमी की नज्म दूसरा बनवास जैसी अमर रचना भी आई थी। ये गीत सवेरे पहली बार मऊ में, शायद मिर्जा हादीपुरा वो जगह थी जहां हजारों की भीड़ के सामने ये पेश हुआ और हमने देखा कि इस गीत में हजारों लोगों ने शिरकत की, वो गा रहे थे इसके साथ। और इस तरह एक सफल जनगीत हमारी आंखों के सामने रचा गया, बुना गया। और उसके बाद लगातार तमाम सांस्कृतिक यात्राओं में ये इप्टा का और दूसरे सांस्कृतिक संगठनों का अभियान गीत बना रहा। ये निर्भया कांड के दौरान भी गाया गया, ये अन्ना आंदोलन के दौरान भी गाया गया। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों के मेयार से मुल्क को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी। सब लोग गाइए तभी चलेगा। आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी। आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी। आजादी 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 आजादी। मेरी बहनों मांगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे शो रीलिविंग लीजेंड्स विद आलोक श्रीवास्तव में। लखनऊ के जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ, उसी मोहल्ले यानी गणेशगंज के आर्य समाज रोड पर स्थित स्वर्गीय चंद्रभूषण पंड्या और श्रीमती सविता नागर जी के सविता निवास में 29 दिसंबर 1962 को जन्मे केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रंगमंच संगीत के सशक्त हस्ताक्षर श्री रवि नागर। कला संस्कृति संस्कारों में थी तो 4 भाई बहन विंध्या नागर, राजीव नागर, रवि नागर
और रूपराज नागर संगीत की शिक्षा दीक्षा कम उम्र से ही पाने लगे। बड़े भाई राजीव नागर हारमोनियम के उस्ताद निकले तो रवि नागर गायन के, और सबसे छोटे रूपराज नागर की ताल वाद्य में बेजोड़ पकड़ बनी। यूं कहें कि पूरा घर ही एक संपूर्ण संगीत दल बन गया। कालांतर में बड़े और छोटे भाई ने तो नौकरी का दामन पकड़ लिया और नौकरी के साथ ही संगीत कर्म करते रहे, लेकिन रवि नागर ने नौकरी नहीं की। कुछ समय के लिए की, लेकिन छोड़ते बदलते रहे और फिर अंततः संगीत को ही अपनी यात्रा बना लिया। वो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। समय का चक्र घूमता रहा और रवि नागर का मन भटकता रहा। चाह थी तो केवल आत्मसंतुष्टि वाले संगीत की। आज की इस स्मृति यात्रा में हम जानेंगे रवि नागर के सहयोगी रहे, उनके वरिष्ठ रहे, उनके मित्र रहे, उनके परिजन रहे, तमाम लोगों से रवि नागर के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव। क्या बताऊं स्वर्गीय रवि नागर सर के बारे में। बहुत सालों साथ में काम किया हम लोगों ने। मैं तो हालांकि उनसे बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी कलाकार हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि सर के लिए इतना अच्छा सुंदर काम हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट्री उनके लिए बन रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी कुछ अपनी बहुत पुरानी अच्छी यादें हैं सर के साथ काम करने की, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ में। बहुत सालों पहले रवि नागर सर ने अपना मतलब नौकरी की है कथक केंद्र में भी, और थिएटर से भी बहुत सालों वो जुड़े रहे हैं और बहुत सारे नाटकों का भी म्यूजिक दिया है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो कि सर के साथ मुझे दोनों ही फील्ड में काम करने का मौका मिला है। मेरे गुरुजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी, जिनके रवि नागर सर बहुत ही अच्छे दोस्तों में से थे, तो इन लोगों ने मिलके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें कि मैं खुद बताऊंगी आपको कि थिएटर का एक मैं बहुत सुंदर याद बताऊं तो हर्षण विदा एक नाटक बनाया गया था नीपा से, जो कि सूर्य मोहन कुरुश्रेष्ठ जी के डायरेक्शन में बना था। उसमें रवि नागर सर का म्यूजिक था और हमारे गुरुजी का पूरा डांस डायरेक्शन था। तो उस समय से हमने स्टार्ट किया। फिर मैं चूंकि कथक केंद्र में थी बहुत साल, रवि नागर सर ही हमारे क्लास में एज वोकलिस्ट थे, तो उनकी बहुत सारी यादगार कॉम्पोजिशंस हैं जो आज तक हम लोग करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि वो अमर हैं, अमर कॉम्पोजिशंस हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे साथ पर्सनली भी सर का बहुत अच्छा व्यवहार था। वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे थे। मेरे साथ खुद भी उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शंस किए हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस कराए हैं। मेरे ग्रुप का पीजीआई में परफॉर्मेंस था जिसको पूरा कंपोज्ड सर ने ही किया और बहुत सुंदर कंपोज था। उनकी यादगार एक वंदना है ओम जयंती मंगला काली, जो कि अभी भी अगर रिकॉर्ड बज जाता है तो पूरा सर की छवि सामने आ जाती है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, मुझे याद है कि रवि नागर बचपन से ही बहुत टैलेंटेड, बहुत शार्प दिमाग का लड़का था और उसने भातखंडे में भी अपनी सांगीतिक शिक्षा लिया, मगर अचानक पूरी तरीके से वो वहाँ शिक्षा नहीं ले पाए। विशारद के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा वहाँ समाप्त कर दी और उसके बाद शनै शनै वो अपनी परिकल्पना करने लगे, अपनी सोच और अपने संगीत को उन्होंने नाट्य में ऐसा ढाला कि यूपी क्या बल्कि
हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे जो नाटक के लेखक डायरेक्टर थे उनके संगीत से इतना प्रभावित हुए और उनसे मेरा सानिध्य एक ऐसे रूप में हुआ कि उन दिनों मैं भी लखनऊ में था और मैं वहाँ कथक केंद्र में कार्यरत था लक्ष्मी महाराज जी के पास। तो कुमकुमधर जो वरिष्ठ नृत्यांगना है कथक की, उनके साथ मैं हमेशा गाता था। तो रवि नागर जब मैं उनको रियाज कराने या उनका रिहर्सल करने जाता था तो ये छिप छिप के मेरा कंपोजिशन सुनता था और बाद में इसने ये स्वीकार भी किया कि मैंने बहुत कुछ भैया आपका सुन सुन के मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। नमस्कार, मेरा नाम अनादि नागर है, मैं रवि नागर जी का बेटा हूँ। आज मुझे अपने पिता और अपने पहले गुरु की बात करने के लिए बुलाया है। मेरे पिता और मेरे पहले गुरु की बात करने के लिए जो मुझे समय मिला है वो है 5 मिनट, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है मगर फिर भी कोशिश करूंगा इन 5 मिनट में अपनी सारी बातें निचोड़ के आप सबके सामने रखने की। तो पहले बात करते हैं मेरे पिता के पिता पक्ष की, मतलब वो एज अ फादर कैसे थे। फिर बाद में बात करेंगे कि उनके गुरु पक्ष की, वो कैसे गुरु थे, मैंने उनसे क्या सीखा, मैं उनसे क्या नहीं सीख पाया। लेकिन पहले उनके पिता पक्ष की बात करते हैं। तो मेरे पिता सिर्फ मेरे पिता नहीं थे, वो मेरे आदर्श थे, वो मेरे गुरु थे, वो मेरे दोस्त थे, वो फिलोसफर थे, वो गाइड थे, वो सब कुछ थे मेरे, जो और कोई नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने अपने घर में कभी भी सुबह उठते अफरा तफरी का माहौल नहीं देखा कि नहीं मुझे ऑफिस जाना है, नहीं मुझे लेट हो रही है, नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो करना है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मेरी जब भी नींद खुली है मेरे पापा के रियाज से खुली है, मेरे पापा के गानों से खुली है, मेरे पापा के तानों से खुली है। मेरे पापा कुछ किसी धुन में फंस गए हैं, उसके असमंजस में लगे हुए, अरे ये मीटर में नहीं बैठ रहा, ये वो, इन चीजों से मेरी नींद हमेशा खुली है। मेरा घर और दूसरों के घर बिल्कुल अलग थे। मतलब मैं कहूँगा मेरा घर मेरे को प्रेमचंद की कहानियों के घरों की याद दिलाता था। मेरे पापा के रहते हुए मेरे घर के माहौल ही बिल्कुल अलग था। उनके प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग, उनके गुस्सा होने का तरीका उससे भी अलग। शायद आर्टिस्ट थे, हर आर्टिस्ट अपनी अपनी तरीके में एक अलग आदमी होता है, कुछ और ही लेके निकलता है वो। तो पापा जब गुस्सा हो तो अलग हो, लेकिन प्यार करें तो उनके प्यार दिखाने का तरीका क्या कि कभी मिल्क केक ले आए, कभी थोड़ा ज्यादा प्यार आ जाए तो मुझे अपना तोता बुला दे, उससे भी ज्यादा प्यार आ जाए तो कोई गाना बना के सुना देते थे। अपनी चंचल आवाज में हमेशा कहा करते थे, माँ इधर बैठो, तुम्हारे लिए कुछ गाना बनाया है, सुनो। अब ऐसे आदमी की बात करी जाए तो समय तो बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि पापा एक फ्रीलांस आर्टिस्ट थे, तो हमेशा उनका कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूर लगता रहता था, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी कहीं। लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पिता ना होने की कमी हमें महसूस नहीं होने दी। वो कभी भी कहीं भी रहते, उनका एक कॉल आता तो वो इतनी आत्मीयता से बात करते थे कि लगता था अरे ये तो बैठे हैं, कहीं गए नहीं, अरे कहीं गए नहीं, वो ऐसा लगता था। मतलब और जब 2-2 महीने ना भी रहे और उसके बाद जब घर आते थे तो पूरा समय हमारे साथ बिताते थे, पूरा समय। उनको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाना बखूबी आता था। मतलब कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी कि अरे मैं इतना टाइम घर से बाहर था। तो ये तो हो गए उनके पिता पक्ष की बात। अब करते हैं उन्होंने मुझे क्या सिखाया, या मैं उनसे क्या सीख पाया, या मैं उनसे क्या नहीं सीख पाया, उसकी बात। तो मैं आपको सच बताना चाहूंगा कि मतलब मैंने ऐसे कभी भी पापा से बैठ के फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं दी कि अनादि ये तान की प्रैक्टिस करो, ये सरगम लगाओ, ये पलटे प्रैक्टिस करो, ऐसा कभी भी मेरे पिता ने मेरे को नहीं सिखाया। लेकिन हाँ, मैं खुश नसीब रहा हूँ कि मैं उनकी रिहर्सलों का पार्ट रहा हूँ। मैं उनके बाइक के पीछे बैठ के उनके हारमोनियम पकड़ के उनकी रिहर्सलों पे गया हूँ। मैंने हर वो चीज़ देखी है जो वो बनाते थे, या हर वो चीज़ सुनी है जो वो बनाते थे। और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब इसमें कोई भी झूठ नहीं कहूँगा। वो मेरे पिता थे सिर्फ इस वजह से नहीं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ। मैं अब तो गाने बजाने लगा हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपनी आंखों से मेरे पिताजी जैसा थिएटर म्यूजिशियन नॉर्थ इंडिया में तो कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। मतलब उनके काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। उनकी एक सीख हमेशा जो मेरे साथ रह गई आज भी, वो ये थी कि वो कहते थे कि गाओ ऐसे जैसे बोल रहे हो, बोलो ऐसे जैसे गा रहे हो। मतलब कि तुम्हारे गाने से सामने वाले की आंखों में चित्र खिंच जाना चाहिए, उसकी आंखों में वो पूरा दृश्य आ जाना चाहिए। उसको वो दृश्य बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अच्छा ये दृश्य ऐसा है, ये दृश्य वैसा है। तुम्हारे गाने में वो बात होनी चाहिए। वो कहते थे कि एक लाइन में हर एक शब्द को एक जैसा महत्व दो, हर एक शब्द को उसका ड्यू देना चाहिए।
तो आज जो भी कुछ गा बजा रहा हूँ इसमें कोई भूलने की बात नहीं, वो सब उनकी देन है। मतलब कोशिश करता हूँ कि उनकी सिखाई हुई हर सीख को अपनी धुनों में, अपने गाने में इम्बाइब करूँ, उतारूँ और फिर आपके सामने पेश करूँ। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि उनसे ऐसे बैठ के तो नहीं सीखा, लेकिन वो अपने आप में एक, मुझे लगता है चलती फिरती क्लास थे, चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। उनके पास इतना कुछ था देने को कि अगर आदमी उनसे सीखना चाहे तो हर एक मोमेंट पे, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ उनसे सीख सकता था। मतलब मैं कहूँगा कि अब मैं गाता बजाता हूँ तो उनके गाने सुनने में जितने इजी, जितने सहज लगते हैं, गाने में उतने ही कठिन, उतने ही क्लिष्ट हैं। मतलब क्योंकि अब मैं उनकी धुनें गाता हूँ इसलिए मेरे को ये बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई कुछ सीखना चाहे तो उनके गाने ही गा ले, उनके गाने ही बजा ले हारमोनियम पे, तो बहुत कुछ सीख जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है, मैं रवि नागर जी की औलाद हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि मैं इस जन्म में नहीं, मैं हर जन्म में रवि नागर का बेटा बन के पैदा होना चाहता हूँ। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अंत में अपनी बातों को एक शेर पे जो मैंने लिखा है उसमें समेटना चाहूँगा कि वो कौन है जिसकी याद अब भी सताती है, वो कौन है जिसकी याद अब भी सताती है, क्यों मुझे रातों को नींद अब भी ना आती है, क्यों मुझे रातों को नींद अब भी ना आती है। मैं अरुण भट्ट, रवि नागर का मित्र, दोस्त, साथी, आप जो भी समझे, आज मुझे ये आदेश हुआ है कि रवि नागर जी के विषय में कुछ आप लोगों से हम बातें शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रवि नागर की शिक्षा के बारे में। तो रवि नागर की जो शिक्षा है, तो वो उसने जो अपनी संगीत की शिक्षा है उसको लिए अपना गुरु, जो हम तो कहेंगे सबसे पहले गुरु उसके बड़े भाई राजीव नागर जी थे, जो उसके प्रेरणा रहे। वो खुद बहुत अच्छा गाते थे राजीव भाई, और वो चाहते थे कि हमारा भाई रवि इस गाने के क्षेत्र में खूब आगे आए। तो उस स्थिति में रवि नागर की एक मुलाकात हमारे मयूरपंख एक संस्था हुआ करती थी, उससे रवि नागर जी जुड़े, जिसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते थे। तो उस दौरान उस संस्था के जो मेन थे संस्थापक, वो थे पंडित के महावीर जी, जयपुर घराने के। उनके फिर उसी के जरिए रवि महावीर जी के संपर्क में आया, तो और महावीर जी से भी उसने अपनी शिक्षा शुरू की, और समय समय पर वो मुंबई उनके पास जाया करते थे। अक्सर तो मैं भी उनके साथ जब मुंबई जाते थे तो पंडित के महावीर जी के घर हम लोग जाते थे, बैठते थे, कुछ उनसे वो सीखता था, हम भी साथ में रहते थे। और उसके बाद क्योंकि मैं 1980 में भातखंडे कॉलेज में मैंने एज शिक्षक मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, और वो भातखंडे कॉलेज में भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और उस दौरान उन्होंने, हमारे कॉलेज के पहले गुरु उसके थे BM लेले साहब, उनके क्लास में थे ये सेकेंड ईयर से लेके मध्यमा तक। उसके बाद ये के कपूर साहब, जो कृष्ण कुमार कपूर के नाम है उनका पूरा, उनके पास भी इसने शिक्षा लिया। फिर बाद में निपुण क्लास में वो, हालांकि निपुण वो पूरा उसने नहीं किया था, बीच में छोड़ दिया था। उस दौरान वो पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी से भी उसने अपने गायन की शिक्षा ली। उससे यह था कि उसको रागों का भी काफ़ी ज्ञान था। ये तो रही उनके गुरु की बात। और जहाँ तक रवि नागर के संगीत की बात है, उसने बहुत एक तो वो प्ले के बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो भी लखनऊ में दर्पण में और भी अच्छी अच्छी जगह इप्टा के जो भी शो होते थे उसके बहुत ही अच्छी वो कंपोजिशन करते थे ड्रामे के लिए। बड़े अच्छे अच्छे प्ले में उसने अपनी म्यूज़िक दिया। और उसके अलावा फिर वो 1983 में जब वो हमारे साथ जोड़े, तो उस समय वो डांस के साथ उन्होंने गाना शुरू किया, क्योंकि डांस में कुमकुमधर जी का शो था इंग्लैंड में, तो उस दौरान हम लोगों की मुलाकात हुई। उस दौरान उसने कार्यक्रम के जरिए फिर उसी से उसकी पहचान बनी। लखनऊ के और कथक डांसरों ने उसको पसंद करने लगे, उसका संगीत को, उसके गायन को, उसकी जो एक व्यवहार था उसको लोग लाइक करने लगे। उससे वो सारे लोगों के प्रिय हो गए।
उस दौरान उसने हमारे डांस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी अच्छी कंपोजिशन उसने किया जो आज यादगार बनी हुई है। उसमें लगभग ज़्यादातर आइटम में हम उसके साथ रहे हैं। हम कंपोज जब करता था तो जब उस ताने हैं या सरगम है और टुकड़े लगाना होता था, ताल के बारे में होता तो हमसे पूछता था कि अरुण भाई इसमें कौन सा फिट होगा, कैसे तिहाई बनेगी। वो हम लोग मिल बांट के बनाते थे और बहुत ही खूबसूरत आइटम बनता। तो उसमें जैसे एक बड़ा खूबसूरत आइटम हम दोनों ने, हम तो ताल पक्ष के थे, वो तो राग स्वर तो वही देता था। तो उसमें बज़्म नज़्म एक बनाया था उसने राग कलावती में, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने के बाद, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन उसने किया था। उसके बाद तराना भी था। उसके बाद उसने एक बहुत ही अच्छा गंगा अवतरण कंपोजिशन किया था। और उसके क्योंकि मेरी वाइफ अलका भी कथक डांसर है, उसके लिए भी उसने बड़ा अच्छा कंपोजिशन किया। एक उसका बड़ा यादगार कार्यक्रम था सावन आयोरी, उसमें उसने बहुत ही अच्छी कंपोजिशन की जो सावन के ऊपर सारे मल्हारों के ऊपर आइटम बनाया था। उसमें मेघ मल्हार, सुर मल्हार, देश मल्हार और मतलब मल्हार के प्रकार में उसने बहुत ही सुंदर उसकी आज भी हम लोग को सुनते हैं तो हम लोग मतलब दिमाग एकदम वो हो जाता है कि वाह रवि वाह, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा कंपोजिशन बनाया। और उसी दौरान उसने एक लखनऊ का बहुत ही सुंदर आइटम उसने बनाया था, हम फिदाए लखनऊ, बहुत ही सुंदर बनाया था। ऐसी अनेकों कंपोजिशन रवि नागर ने किया है जो आज यादगार है। रवि नागर ने प्ले के अलावा जो हमारे कथक डांसर हैं हिंदुस्तान के, लखनऊ घराने के बड़े बड़े, उनके साथ भी उसने काम किया। उसमें जैसे कुमकुमधर जी हैं, डॉक्टर पुरू दादी जी हैं जिनको इस साल अभी पद्मश्री की घोषणा हुई है, पूर्णिमा पांडे जी हैं, कपिला राज जी के साथ उसने बड़े अच्छे काम किए, सुरेंद्र सेकिया, अर्जुन मिश्रा जैसे अनेकों लोगों के साथ उसने बहुत ही अच्छे काम किए, बड़े अच्छी कंपोजिशन बनाई जो आज लोग उसी को कर रहे हैं। जहाँ तक रवि नागर जी की बात है, वो अपने किसी कार्यक्रम में किसी चीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, वो कमर्शियल नहीं थे। जैसे लोग होता है कि केवल पैसे के लिए वो काम करें, वहाँ गए ये गा दे, वो सब नहीं करते थे। पैसा नहीं मिले, वो पैसा ना हो उसके पास, लेकिन अपने उससे वसूल से वो नहीं हटता था। अगर उसका कोई कहना नहीं माना तो वो उसके साथ काम करना बिल्कुल इनकार कर देते थे। वो अपने स्वाभिमान के ही उसमें उसने कथक केंद्र की नौकरी छोड़ दी थी। उसको बंधन नहीं, बंध के काम करना उसको मंजूर नहीं था। अगर लोग उससे बंध के काम कराएंगे तो आज़ाद पंछी की तरह था और मूड ही बहुत था। अगर उसका मूड खराब हो गया तो चाहे आप जितना कहते रहो वो कोई काम नहीं करेगा। और सब की वो मदद करते थे। और हम लोग हमारे साथ तो बहुत ही देश विदेश के इतने कार्यक्रम, इतनी यादगार चीज़ें हम आप लोगों को क्या बताएं। और उसकी जो काम है, और एक समय ये था कि हमारा नाम अरुण, उसका नाम रवि, अरुण रवि का जब पर्यायवाची एक है तो हम लोगों की फीलिंग भी एक थी। और इतने कार्यक्रम हम लोगों ने किए, कभी हम लोगों ने रिहर्सल नहीं किया उसके गाने के साथ। और आज भी मुझे याद है कि रवि नागर का जब गज़ल होता था उनके साथ, जब अरुण भट्ट, हम लोगों को पता चलता था अरुण भट्ट रवि नागर का प्रोग्राम है, तो लोग उस प्रोग्राम को देखने आते थे कि आज चलो। और उसके आजकल जो चल गया तो कीबोर्ड है, ये है, वो है, 20 इंस्ट्रूमेंट लोग बैठते हैं, उसके साथ ये नहीं था, केवल अरुण भट्ट का तबला और रवि नागर का गायन। वो ऐसा कार्यक्रम होता था कि लोग वाह वाह, पर मतलब जवाब नहीं, लोगों का ये तारीफ होती थी। और उसके बाद हम उसका जो बेटा है आजकल अनादि है, वो भी अपना इसी क्षेत्र में उनके काम को आगे बढ़ा रहा है। हम चाहेंगे कि वो खूब इस अपने संगीत के क्षेत्र में खूब तरक्की करे, हम लोगों का साथ उसके साथ है। और अब बातें तो बहुत सारी है, ज़्यादा समय भी नहीं है। और रवि की कुछ चीज़ें आज भी मुझे बड़ी याद है, हम अक्सर गुनगुनाया करते हैं। एक उसकी बड़ी प्यारी गज़ल थी, हुई है शाम आँखों में बस गया फिर तू,
कहाँ गए हो, मेरे शहर के मुसाफिर हो। आप कल्पना कीजिए कि अगर रंग संगीत शरीर भर के आपके सामने आ जाए तो आप उससे क्या कहेंगे। मैं उससे निसंकोच रवि नागर कहना पसंद करूँगा। रवि भाई को याद करना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि हमने गंगा जी नहा लिया। रवि भाई इलाहाबाद आते थे, मेरा घर ही उनका ठिया हुआ करता था। उनको जब भी सुनते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं, अनुभव के तमाम क्षितिजों पर जाकर उन्हें देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो किसी अभिशप्त गीत गंधर्व जैसे दिखाई देते हैं, जो स्वर्ग लोक से निर्वासित कोई गीत गंधर्व है। गली गली गा रहा है, घूम रहा है बंजारों की तरह और अपने समय को टेर रहा है, अपने समय को आवाज़ दे रहा है। मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं जो कभी उन्हीं के लिए लिखी थी। तेज़ हवा में सारा जंगल गाता है, ऐसे गाओ जैसे बादल गाता है। रवि भाई को सुनना ऐसा लगता था जैसे कि हम पानी भरे मेघ को सुन रहे हैं, पानी भरे मेघ से जुड़ रहे हैं, भीग रहे हैं उसकी रिमझिम बरसात में, सुरों की बारिश में मन प्राण उजले हो जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। और जब वो घर आते थे आधे रास्ते से ही बता देते थे, गंगा गोमती से आ रहे होते थे, नौचंदी से आ रहे होते थे या बस से आ रहे होते थे। कुंडा उंडा पहुँचते तक उनका फ़ोन आ जाता था, भाई तैयारी रखो मैं आ रहा हूँ। और कई बार तो घर आके वो खुद अपने हाथों से राजमा बनाते थे। क्या अद्भुत होता था उनके हाथों का राजमा खाना। और इसके साथ ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने वो बड़े गायक थे उतने ही भले मानुस भी थे। और निसंकोच आके गुड़िया से बोलते थे, भाभी आज खिचड़ी खाने का मूड है। और फिर जिस तरह से हम लोग जुड़ते थे, और कई बार यहाँ घर में बैठ के कहते थे कि ये जगह हमको जागृत लगती है। मुझे भरी भरी महफिलों में सुना के वो सुख नहीं मिलता जो यहाँ पे आके बैठ के उमाकांत मालवीय के घर में बैठ के, लाल बहादुर वर्मा के साथ बैठ के, अंशु उत्पला आरती वगैरह के साथ बैठ के जो एक पारिवारिक सुख मिलता है एक गायक को, और क्या चाहिए। एक सुर में डूबे हुए कान हो जो सुर को उसी तरह से ग्रहण करें जिस तरह से सुर निकल रहा है। मैं रवि भाई को जब भी याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि रवि भाई हमारे बीच से जा नहीं सकते। रवि भाई को हम लोगों ने अपने बीच से जाने भी नहीं दिया। मेरे गीत इधर लिखे जा रहे होते थे, उधर उनकी धुनें बननी शुरू हो जाती थी। उनका गीत गूंजता है, निराला गा रहे हैं, लग रहा है भैरवी में प्राण फूके जा रहे हैं, निराला गा रहे हैं। या दफ्तर की ज़िंदगी से जुड़ा मेरा एक गीत, ये वही दफ्तर की जिसकी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते कनपटी के बाल उजले हो गए। उनका स्वर कभी संगीत में होता नहीं था अलग से, शब्द के साथ न्याय करते थे। वो साहित्य और संगीत के बीच एक पुल बनाते थे। उनके न रहने से वो पुल कहीं नेपथ्य में चला गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अगली पीढ़ी में उसी शिद्दत के साथ उजागर हो रहा है। जब मैं अनादि को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अनादि के पर्दे में हमारे रवि भाई ही तो गा रहे हैं। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम देता हूँ, क्योंकि कहा भी है दर्द सारे तमाम हो जाते हैं, हम जो केवल प्रणाम। रवि नागर और हमारी शुरुआत लखनऊ थिएटर में तकरीबन एक साथ हुई। मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो नए नए आए थे थिएटर में और हमारे साथ प्लेज में शामिल होते थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्लेज में, आर्ट्स कॉलेज में। और उस वक्त वो गाते बहुत अच्छा थे, गाना सीख रहे थे और उनके गाने का गुण हम सबको बहुत बाद में पता चला। वो अच्छे खासे एक्टर थे और बहुत मज़ेदार काम करते थे और उनका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। मुझे आज भी याद है कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर लखनऊ के, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका इम्पोर्टेड जूता था लाल रंग का और उस पर पानी गिर गया था, तो बड़े
नाराज़ बैठे थे और उन्होंने क्या बताओ मेरे जूते के ऊपर पानी गिर गया, अब क्या करूं। तो रवि नागर ने फौरन कहा सर आप दूसरे जूते पे भी पानी डाल लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। और वो सुन के हम सब अपने आप हंसने लगे थे और वो जो पूरा एक माहौल ख़राब सा था वो रवि की इस बात ने फिर से हमारे लिए ज़िंदा कर दिया था। इसी तरह जब हम और वो झनकार 80 के लिए एक साथ ट्रैवल कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी की टीम के साथ, तो रात में ट्रेन में पैसेंजर में हम लोग अम्बाला से चंडीगढ़ तक ट्रैवल कर रहे थे और उस वक्त सुबह होने को थी, हल्की हल्की सूरज की रोशनी आनी शुरू हुई थी और रवि नागर ने हारमोनियम लेके पूरी वो गज़ल गाई थी मेरे लिए, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब। तो जो निकलता आ रहा है आफताब पे जो उन्होंने वेरिएशन गाए थे वो मैं आज तक नहीं भूला। इसी तरह मेरा जो नाटक था श्याम रंग, उसमें बाद में उन्होंने म्यूज़िक भी कंपोज किया, मगर उनके साथ बिताया हुआ लखनऊ का वो शुरुआती दौर मुझे बहुत याद आता है। जब हम लोग साइकिलों पे घूमते थे, यूनिवर्सिटी में मिलते थे, रविंद्रालय में मिल जाते थे, बहुत सारे लोगों की टांग खिंचाई होती थी, बहुत सारे लोगों का मजाक बनाया जाता था, मगर उसके साथ काम बहुत लाजवाब होता था। रवि जैसा टैलेंट लखनऊ में उसके बाद नहीं आया और मुझे बड़ा अफसोस है कि उतनी कम उम्र में हमारा साथ छोड़ गया। और ये भी कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया 80-81 के बाद से फिर उनके साथ मेरी मुलाकातें कम होती रहीं। हालांकि मैं बहुत चाहता था कि वो कहकशां के लिए मुंबई आएँ और जगजीत सिंह साहब से मैंने उनका जिक्र भी किया था, बात भी की थी और उनसे भी मैंने कहा था रवि से भी कि आप आ जाइए, मगर तब तक वो लखनऊ के प्रोग्राम्स में बहुत मसरूफ़ थे। उनको लखनऊ में ही अच्छा खासा काम और रिकग्निशन मिल रहा था और वो गज़ल बहुत अच्छी गाते थे। राहत साहब से उन्होंने सीखा था, गोरखपुर वाले, और वो उनकी गज़ल तुम्हें ये जिद है कि हमसे दुआ सलाम ना हो बड़े मज़े लेके गाते थे। और उसके अलावा भी हम लोगों के साथ जब भी मिलते थे तो कोई गाना, कोई लतीफ़ा, कोई इंसिडेंट, कोई डायलॉग या किसी की नकल करना, वो मिमिक भी बहुत कमाल का था। तो रवि को आज भी मैं याद करता हूँ तो एक मुस्कुराहट चेहरे पर आती है और उसका वो गाना नहीं भूलता, अगर ये जिद है कि हमसे दुआ सलाम ना हो, या निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। मेरे गहरे रिश्ते की शुरुआत 1984 में मेरे लिखे नाटक रामलीला के प्रदर्शन के साथ हुई, जिसका निर्देशन मेघदूत के लिए सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ ने किया था और जिसमें वो एक गायक सूत्रधार के रूप में आया था। उसका संगीत निर्देशन आतमजीत सिंह ने किया था। वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई तो वो एक न सिर्फ व्यक्तिगत गहरे रिश्ते में बदली बल्कि सांगठनिक रिश्ते में भी बदल गई। 1985 में जब पूरे देश के पैमाने पर इप्टा का पुनर्गठन हुआ तो लखनऊ में भी उस पुनर्गठन में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अन्य तमाम साथियों के साथ। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, इप्टा के तमाम नाटकों में उसने रंग संगीत दिया, चाहे वो और आला अफसर की जो एक प्रस्तुति उसने की दोबारा जब इप्टा ने उसको किया जुगल किशोर के निर्देशन में, तो उसकी प्रस्तुति को सलील चौधरी ने देखा था पटना में और उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि इतना सुंदर कोरस, सुरीला कोरस मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो सलील चौधरी जैसे संगीत निर्देशक ने रवि नागर के संगीत के बारे में कही। उसके रंग संगीत के बहुत आयाम थे। उसने तमाम बड़े बड़े रंग निर्देशकों के साथ, चाहे वो राज बिसारिया हों, भानु भारती हों, बंसी कौल हों, उर्मिल थपलियाल हों, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ हों, बहुत सारे लोगों के साथ, अनिल रंजन भौमिक हों, विदा राकेश हों, इन लोगों के साथ उसने काम किया। और विशेष बात ये थी कि वो उसको अपने रंग संगीत को नाटक के ऊपर हावी नहीं होने देता था, बल्कि उसके साथ एक सहयात्री के रूप में उसको विकसित करता था। और साथ में उस संगीत में उसने जो सबसे अनूठा काम किया, उसने नई कविताओं के गायन का, जिसमें चाहे वो उर्दू की बड़े शायरों की नज़में हों, चाहे फैज़ अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी और जानिसार अख्तर, मखदूम ये हों, और चाहे वो हिंदी के निराला से लेकर के मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और दूसरे पवन नारायण, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, नरेश सक्सेना, राजेश शर्मा, विनोद दास,
जैसे कवि हों, उन कविताओं को उसने इतनी सहजता से उसका प्रस्तुतिकरण किया। उसका नाम हम लोगों ने दिया था स्वप्न मरता नहीं। तो वो उसका एक ख़ास बात ये थी कि वो कहता था कि कविता के अर्थ को या उसके बिंब को और उसके वो जो दृश्य रचती है कविता, उसको संगीत को भी उस दृश्य को रचना चाहिए। ये उसकी एक विशेषता थी जो उसने इन कविताओं के गायन के साथ प्रस्तुत की।